नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है वो कितने कारगर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इन सभी जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं, जो प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान कई बार इस तरह की अप्रिय घटना घटित हो जाती हैं जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट दे दी गई है, एक जो है बता दिया गया कि किस तरह से चुनाव होगा, किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में जो है पंचायत चुनाव होंगे, जिले वाइज जो है चुनाव होगा और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने को लेकर भी सरकार और प्रशासन लगातार जो है दावे कर रहा है, लेकिन वो कितने कारगर साबित होंगे जो कदम उठाए जा रही है। और एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब पंचायत चुनाव होते हैं या फिर कोई भी चुनाव होता है तो अवैध शराब को लेकर भी कई बार इस तरह के मामले आते हैं, क्योंकि अवैध शराब की जो है तस्करी बढ़ जाती है, फिर अवैध हथियारों की तस्करी बढ़ जाती है, तो उसको भी कैसे रोका जाएगा। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, उसको कैसे ध्यान में रखा जाएगा और किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पूरी की व्यवस्था को लेकर। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, पंचायत चुनाव को लेकर जो व्यवस्था, जो कदम, जो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, सर कैसे देखते हैं आप? बिलाल साहब, ये सामान्यतः माना जाता है कि सबसे कठिन चुनाव संसद का होता है, उसके बाद विधानसभा का होता है और पंचायत बहुत पीछे आता है। हकीकत ये है कि सबसे कठिन चुनाव पंचायत का होता है। अगर आप इसके ब्यौरे पे गौर फरमाएं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्राइम पंचायत चुनाव के दौरान होते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर होता है, अपराधियों का बोलबाला होता है और इसमें पूरी ताकत लोग बाहुबली झोंक देते हैं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की संग बुनियाद पंचायत से शुरू होती है। जो पंचायत पे काबिज हो जाता है वो विधानसभा पे काबिज हो जाता है, विधानसभा में जो काबिज हो जाता है वो संसद पे काबिज हो जाता है। इसलिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश तो हमेशा दिए रहे हैं, लेकिन अपने प्रारंभिक संबोधन में आपने कहा था कि पुलिस कर्मियों को चाहिए कि बाहरी आमोदरफ्त जो अपराधियों की होती है, नाजायज शराब की या जायज शराब जो नाजायज तरीके से लाई जाती है, नाजायज हथियार, पिछले 15 साल में जो भी अपराध जहां कहीं हुआ हो उसका लेखा जोखा देख लें, उसमें जो मुलव्विस पाए गए थे वो अगर जिंदा हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन हो जाना चाहिए। हथियार कब्जे पुलिस पे लेकर के थानों में पुलिस लाइन में रख लिए जाने चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है बिलाल साहब, इस दिशा में कार्रवाई बहुत कम होती है और रिजल्ट ये होता है कि इलेक्शन और निर्वाचन के दिन सर फुटअव्वल और अपराध होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह से जो है अवैध शराब की बिक्री और साथ ही अवैध शराब की तस्करी बढ़ जाती है, चुनाव चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन पंचायत चुनाव में जो है ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसको लेकर प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने न आए और उससे पहले ही प्रशासन हमारा सतर्क हो जाए? सर बिलाल साहब, ये नाजायज शराब आसमान से नहीं आती है जी, इसको करने वाले होते हैं, इनके गिरोह होते हैं और क्रिमिनल इंटेलिजेंस पुलिस के हर थाने में इसके बारे में सूचना रहती है। जैसा कि पहले था, 15 साल में जो भी प्रकाश में आया हो नाजायज शराब में, नाजायज शराब ले जाने में, उसकी तस्करी करने में, उनके ऊपर पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन, उनकी भट्टियां नेस्तनाबूद और जमींदोज कर दी जाएं। जिन लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, जैसे कासगंज में हत्या तक हुई है और दरोगा को बिल्कुल मरणासन्न कर दिया, ऐसे तथ्यों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। नाजायज शराब के जो आने जाने के रास्ते हैं, खासकर नदी के रास्ते और इंटरस्टेट बॉर्डर्स, वहां पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और हर पुलिस अधिकारी थानाध्यक्ष से ऊपर के एक प्रमाण पत्र दिया जाए, उनके द्वारा जो माकूल कार्रवाई होनी चाहिए थी 5 बिंदुओं पे, तस्करों के खिलाफ, जिसमें पहले मुलव्विस थे उनके खिलाफ, जो नाजायज भंडारा करते हैं उनके खिलाफ, जिनके द्वारा ये इसके बारे में इम्कानात हैं उनके बारे में, और पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था कर ली है। और अगर कोई चूक होती है, ये प्रमाण पत्र उनके लिए डिस्मिसल का कारण बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर जो अवैध शराब की जो तस्करी है एक दूसरे राज्य में वो बड़े पैमाने पर होती है जब चुनाव होता है, तो उसको प्रशासन रोकने में नाकाम क्यों होता है? बिलाल साहब, आप इतने पुराने और तजुर्बेकार पत्रकार हैं, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। रिश्वत, भ्रष्टाचार,
इसमें जो चीज मध्य प्रदेश में 10 रुपए की मिलती है, इलेक्शन के दौरान यूपी में 50 रुपए की मिलती है। इसी तरीके से कि जो चीज बिहार में 25 रुपए की है, यूपी में 50 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। ये तस्करी का जो धंधा है, इतना मुनाफा 200% तो टाटा बिरला भी नहीं कमा सकते हैं 15 दिन में, जितना कि नाजायज शराब। इस भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को और प्रशासन को, एक्साइज विभाग को और ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से इस बार जो है यूपी में 4 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे, पंचायत चुनाव, तो इसको लेकर फिर कानून व्यवस्था कैसे बनेगी, किस तरह सुचारू रूप से कानून व्यवस्था को धरातल पर उतारा जाएगा ताकि जो चुनाव है वो सही तरीके से संपन्न हो जाए? 4 चरणों में करने का मकसद ही बिलाल साहब यही था कि प्रचुर मात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति, पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर, गश्त, गाड़ाबंदी और सुरक्षा के इंतजाम के लिए हो, बैलेट बॉक्सेस की हिफाजत के लिए हो, इलेक्शन दफ्तर की कार्रवाई हो, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर्स पूरी फोर्स लेकर के चलें। ये तो आप एक चरण में भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास पुलिस बल नहीं बचेगा, फिर आप केवल सिविल डिफेंस और होमगार्ड के जरिए अपना इलेक्शन आप कराते, जो कि माकूल और उचित नहीं होता। इसीलिए 4 चरणों में करा करके, और सबसे बड़ी चीज, इलेक्शन संबंधित अपराधों में जो भी व्यक्ति प्रकाश में आए हों पिछले 15 साल में, 20 साल में, उनको नजरबंद 151 सीआरपीसी के अंतर्गत और प्रिवेंटिव एक्शन 107, 116(3) के अंतर्गत कर ले। हर गांव में मेरा एक बड़ा उम्दा प्रयोग रहा है, मैंने भी किसी से सीखा ही था कि मजिस्ट्रेट और सीईओ, थाना अध्यक्ष और तहसीलदार गांव-गांव जाके घूमे, रंजिश रजिस्टर लेकर के जाएं, जहां कहीं भी कोई रंजिश हो, भारी मुचलके पे 100, 200, 500, 1000, 2000 में नहीं, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख के मुचलके पे 107, 116(3) के अंतर्गत पाबंद करें, जिससे कि उनके द्वारा कानून अगर अपने हाथ में लिया जाता है तो उनके न सिर्फ नाजायज और जायज हथियार जब्त हो, बल्कि 5 लाख के मुचलके थे उसको जमा करके सरकारी खजाने में जमा किए जाए। बिल्कुल, तभी जाकर जो है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन विक्रम साहब, कई बार इस तरह से देखा जाता है कि जो अवैध शराब के साथ साथ अवैध हथियारों की भी तस्करी बढ़ जाती है, और कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि उसमें कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। उसको लेकर क्या और कुछ कदम उठाए जाने चाहिए सर? नाजायज हथियार के बारे में भी अभिसूचना संकलन करना चाहिए जी। हर थाने में जो अपराध रजिस्टर है, नाजायज हथियार रजिस्टर, उसके बारे में कार्रवाई करते हुए, और ये कोई एक जगह से नहीं होती है। आपने कम सुना होगा कि ललितपुर में हथियार नाजायज बनते हो, जो बनने वाले प्रमुख स्थान हैं वो है आपके गाजियाबाद, मेरठ, रामपुर, बिहार में मुंगेर और मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना। ये सब नोन है, और इसमें भी अगर पुलिसकर्मी चाहे, प्रशासन चाहे, तो नाजायज हथियार पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। अभी सूचना संकलन करें और अपने मुखबरों को मामूर करें, मुखबरों के जरिए सूचना एकत्रित करें और सुनिश्चित करें कि नाजायज हथियार, क्योंकि नाजायज हथियार बूथ कैप्चरिंग के लिए ही नहीं, पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए और कुछ नहीं तो अपनी हिफाजत के लिए कम से कम इतनी मेहरबानी अपने ऊपर कर लें कि नाजायज हथियार और नाजायज हथियार करने वाली फैक्ट्री, अब ये बनते किससे हैं? साइकिल के फ्रेम से बनते हैं, पाइप से बनते हैं, 22 बोर की नाल से बनते हैं, और चाल वाले पुर्जों से नाजायज कारतूस को भर करके तैयार किए जाते हैं। तो जो भरने का इंतजाम है, जो गंधक, नौसादर और प्रकाश और जो छर्रे आते हैं, इनके ऊपर देखिए कि जो भारी मात्रा में ये सब सामग्री खरीद रहे हैं, जाहिर है कि वो नाजायज कारतूस बनाने के लिए मुलव्विस हैं, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर एक और बड़ा अहम सवाल हो जाता है, अगर वाकई में हमें पता है कि अवैध हथियारों की जो है खेप कहां पर है या फिर कहां पर उनको बनाया जा रहा है बड़े पैमाने पर, जैसा कि अभी आपने बताया, फिर उस पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती सर? बड़ी कार्रवाई हमारी प्राथमिकताएं अगर कहीं और हैं, ये हो जानी चाहिए। मैंने अपने करियर में आगरा पुलिस लाइन में नाजायज हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। ये कहाँ हो सकती है इसका अंदाज नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लेथ मशीन, एक ब्लोअर, एक ब्लो पाइप और वेल्डिंग की मशीनों से नाजायज हथियार तैयार करने की फैक्ट्री तैयार हो गई। लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति है और भ्रष्टाचार से आप दूर हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, मुनासिब और ये होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा है कि हमारी इंटरेस्ट नहीं, हमारी रुचि नहीं है। क्यों नहीं है रुचि? हम समझते हैं कि इसको पकड़ने से कोई बहुत ज्यादा फायदा विभाग का नहीं होने वाला है। हकीकत ये है कि ये एक जरूरियात है, इसमें कोई विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता हो गई है। नाजायज हथियार अगर हम नहीं बरामद करेंगे तो हम अपने और अपने अजीजों की हत्या का इंतजाम और उनके कत्ल का इंतजाम कर रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन सर एक तरफ तो लगातार सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने और चलाने की बात करती है, दूसरी तरफ अगर इस तरीके से लगातार जो है अवैध हथियारों की खेप लगातार बढ़ रही है, फिर कैसे तालमेल बैठेगा, फिर कैसे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? फिर क्यों नहीं माना जाए कि इस तरीके से अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर दबंग लोग चुनाव को प्रभावित भी कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, और हमारी मिली भगत, हम तो बड़े दबंगों को दोष बाद में देंगे, पहले हम अपने आप को दोष दे लें। जी, मैंने भी पुलिस में 36 साल का नमक खाया है, लेकिन मैं तो दावे करते थे कि जिसमें से सबसे बड़ा अपनों को तुर्रम खा 30 बार खा समझता सामने आ जाए, न मिट्टी में मिला दिया जाए। आपको ये देखना होगा, इसको चुनौती की तरह लेना होगा बिलाल साहब। इसको अगर आपने हल्के में लिया या कालीन के नीचे डाल दिया तो इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। चुनौती की तरह लीजिए, इनको नेस्तनाबूद कीजिए, भ्रष्टाचार से दूर रहिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर मुमकिन नहीं तो दो ही कारण है, हमारी नालायकी या हमारी बेईमानी, या दोनों। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करेगा और इसको आड़े नहीं, क्योंकि अगर ये नाजायज हथियार और शराब आ जाए, आपका शांतिपूर्ण निर्वाचन होने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर अगर इस तरह की कोई बड़ी जानकारी मिलती है, फिर कुछ अधिकारियों के चलते उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते पूरे जो है प्रशासनिक अमले की फिर जो है उस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर वाकई में ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आते तो फिर उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, ताकि बाकी जो और अधिकारी हैं वो भी उससे सबक ले, और अगर इस तरह का कोई मामला आए सामने उस पर तुरंत एक्शन ले, तुरंत बड़ी कार्रवाई की जाए? माकूल सवाल। अगर मेरे पास जानकारी है, मैं कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, उसके दो ही वजह है, या तो मैं उसमें मुलव्विस हूं, मिला हुआ हूं, रिश्वत ले रहा हूं, या इस हद का नालायक हूं कि मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसलिए ये जरूरी है। अगर किसी के पास जानकारी थी और कार्रवाई नहीं हुई, और मैं सिर्फ हथियार के बारे में नहीं अर्ज कर रहा हूं, शराब के बारे में हो, अपराधियों के बारे में हो, या और कोई सनसनीखेज कोई जानकारी हो, उसके हम कार्रवाई पे अमल में नहीं लाते हैं, अमली जामा नहीं पहनाते हैं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और इसमें मेरा डिसमिसल तक हो सकता है, और होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने जा रहा है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, फिर स्थानीय मुद्दों को सहाती जो है ग्राम पंचायत जो प्रत्याशी होते हैं आपस में कई बार जो है दंगे फसाद हो जाते हैं, उसमें इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होता है। उसको कैसे और तरीके से रोका जाए? क्या कुछ और कदम उठाया जा सकता है? अधिकारी और किस तरीके से कार्रवाई करें ताकि सर जो है इस तरह की कोई घटना ना सामने आए? अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठा लिया बिलाल साहब। पुलिसिंग कोई पार्ट टाइम काम नहीं होता है। जैसे आपका काम पार्ट टाइम नहीं होता, 24 घंटे अगर आप उसमें डूबे नहीं रहेंगे तो आप कर चुके पत्रकारिता। इसी तरह पुलिसकर्मी अगर 24 घंटे अपने काम में डूबा नहीं है तो वो पुलिसिंग नहीं कर सकता, उसको फिर कोई और जॉब लेना चाहिए, मास्टरिंग वगैरह करनी चाहिए। अब सूचना संकलन एक बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है पुलिसिंग का। आप ये देखिए कहाँ क्या झंझट है, क्या रंजिशें हैं, रंजिश रजिस्टर के आधार पर क्या इम्कानात हैं, और उन इम्कानात के आधार पर ग्राम सुरक्षा समितियों, मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी बनाए, जिसमें ये पता लगा ले कि छोटी से छोटी अधिसूचना, छोटे से छोटा फसाद, छोटे से छोटा झगड़ा, छोटी से छोटी वारदात, छोटी से छोटे इम्कानात न सिर्फ आपके रजिस्टर में इंदराज हो, बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर थाने में, और उसके प्रभावी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। इसलिए सूचना संकलन के लिए मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी, ग्राम सुरक्षा समितियां, जिसमें गांव के मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ लोग हों, और पुलिस को इत्तला करने के लिए हर गांव व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, गांव SMS सेंटर्स बनाए, जिससे कि डेली बेसिस पे आपके गांव के और रंजिशन के और शराब के नाजायज हथियारों के हालात पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफसरान तक पहुंचते रहे, अफसरान के पास जो सूचना आती है उसकी प्रभावी कार्रवाई हो। बिल्कुल सर, सरकार लगातार बड़े बड़े दावे और वादे करते रहे हैं, लगातार जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाकर जो है धरातल पर उतारी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की जनता को कोई परेशानी ना हो। तो सरकार जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, या फिर अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते, जिसके चलते दोनों पर सवाल खड़े हो जाते हैं? सर सरकार के आदेश में तो कोई संशय है ही नहीं। सरकार के आदेश इससे स्पष्ट तो मैंने अपने जीवन में 36 साल पुलिस छोड़ दीजिए, जीवन में नहीं देखे, लेकिन स्पष्ट आदेशों के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मेरी पुरानी आदतें हैं दूसरों के टुकड़ों पे पलने की। अगर मैं आदमी हूं दूसरों के टुकड़ों पे, तो ये मान के चलिए मैं जानता हूं कि इसके ये खुदकशी से कम नहीं है इस तरीके की रिश्वत में मुलव्विस होना, और हम अगर उसमें हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी थी वरिष्ठ अधिकारियों की कि जहां जहां शराब की ट्रेजेडी हुई थी वहां डिसमिसल तुरंत होने चाहिए, तो पुलिस वाले जेल जाने चाहिए, तो क्यों नहीं हुए?
बलात्कार के केस में धारा 166(a) के अंतर्गत पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? लोग कहते हैं कि इससे पुलिस वालों का मनोबल गिरता है। मनोबल तब गिरता है जब सही काम में आपका सहयोग समर्थन न किया जाए। डकैती डालने में, नाजायज शराब बिकवाने में, नाजायज हथियार बिकवाने में अगर जेल भेजे जाते हैं, उससे मनोबल ऊंचा होता है बिलाल साहब, न कि गिरता है। और पुलिस नेतृत्व को मेरा आह्वान होगा, जो इस तरीके के डकैत पुलिस वर्दी में हैं, उनको बेनकाब करके जेल भेजें। बिल्कुल, और तभी अच्छा जो है रिस्पॉन्स भी मिलेगा और जो जनता का भरोसा है वो और बढ़ेगा। सर, एक चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर किसी विधायक जो है विधानसभा का या फिर लोकसभा का चुनाव, तो चुनाव होता है। सर, एक जो है चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए सबसे अहम कड़ी क्या होती है, सबसे अहम कदम क्या होता है? सर, ये कहा जाता है युद्ध में पहली गोली चलने से पहले युद्ध का फैसला आ जाता है, और वो पहला फैसला किस बुनियाद पे आता है? अगर आप इसको युद्ध मानते हैं, इलेक्शन क्वार्टर मास्टर की तैयारी, आपकी तैयारी क्या है? आपने पुलिस वालों को ये सलाहियत दे दी, उनको दिशा निर्देश दे दिए, और दिशा निर्देश देना अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया तो वो कोई माने नहीं रखता है। आपने ऑन द ग्राउंड अपराधियों की कमर तोड़ी है, नहीं तोड़ी? अगर एक लफ्ज, अगर एक जुमले में मुझे कहना हो, अपराधियों की और मनबड़ नेताओं की कमर आपने तोड़ी है, नहीं तोड़ी? नहीं तोड़ी कि मान के लिए दोनों आपके लिए भारी पड़ जाएंगे। मनबड़ नेता, बदतमीज नेता और अपराधी। जब मैं मनबड़ नेता कह रहा हूं तो मेरा नेताओं से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन नेता जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल है उनका स्वागत है। लेकिन जो नेता समझते हैं कि वर्दी का कॉलर पकड़ के थाने पे हमला करके, पुलिस पे आक्रमण करके कुछ करा लेंगे, उनको मिट्टी में पहले मिला लीजिए। इलेक्शन की शुरुआत के पहले मैंने आपसे पहले रिहर्स किया, बिस्मिल्लाह होने से पहले रिजल्ट आउट हो जाता है इलेक्शन का, कि शांतिपूर्ण होगा या अशांतिपूर्ण होगा। अशांतिपूर्ण करना है, आप तैयारी कर लीजिए। मैं तो दावा करता हूं जिसने मां का दूध पिया बवाल करके दिखा दे। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों से जो अवैध शराब की लगातार जो तस्करी होती है, सर बॉर्डर पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? किस तरह से हमारे अधिकारी मुस्तैद होने चाहिए ताकि उसको वहीं पर रोका जाए? इसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस, फील्ड वर्क पुलिसिंग, जिसको कहते हैं SSP, सर्वेलेंस, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग और पेट्रोलिंग, ये तो हुआ ग्राउंड का। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि ड्रोन और सीसीटीवी और ड्रोन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे 50% आपकी समस्या टेक्नोलॉजी दूर कर सकती है। लेकिन इसका पूर्वाभ्यास बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि आप इन तमाम चीजों देखते हुए ये कार्रवाई करें। ड्रोन टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के साथ साथ सर्वेलेंस, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स और पेट्रोलिंग। बिल्कुल। सर, अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जिस तरीके से चुनाव होता है या फिर कोई भी और बाकी कानून व्यवस्था को बनाने की बात होती है, तो खुफिया तंत्र कितना महत्व रखता है सर, और उसको और मजबूत कैसे किया जाए ताकि कोई भी अगर अप्रिय घटना घटित होने वाली है उसकी बारीकी से जानकारी मिल जाए, या कोई अवैध फैक्ट्री चल रही है, XYZ कोई भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो? सर देखिए, बिना अधिसूचना के पुलिस कार्य संभव ही नहीं है। हर थाने के हिंदुस्तान में, प्रदेश में 6 रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कि अधिसूचना संबंधित होते हैं। सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, अपराध सूचना रजिस्टर, ग्राम सूचना पुस्तिका और बीट सूचना रजिस्टर। इन रजिस्टरों के अलावा अगर आप अधिसूचना तंत्र को मजबूत करेंगे, एक दिन में नहीं होता है। और इसको जैसे कोई आपने पेड़ आज बोया तो फल देगा 5 साल बाद। आप अपने जो सूत्र सजग करते हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है, मुखबिर जिनको कहते हैं, इन्फॉर्मर्स कहते हैं, उनका कल्टीवेशन आज आप चाहे कर ले तो वो मुमकिन नहीं बिलाल साहब। उनको नर्चर करना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है, उस पर समय लगता है, वक्त लगता है और थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी लगता है। और उसके लिए जरूरी है कि अच्छे मुखबिर तंत्र अगर आपके पास है, सूचना तंत्र मजबूत होगा। और टेक्निकल इंटेलिजेंस आपकी क्या है? सोशल मीडिया, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ये तमाम आपके इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस। तो ग्राउंड इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का सदुपयोग करें, और मैं समझता हूं कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। सर, कई मर्तबा इस तरह से देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई बहन बेटी है, तो कई बार वो थाने जाने से डरता है, क्योंकि इस तरह का माहौल बन चुका है कि पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, उल्टा पुलिस उस पर ही जो है केस लगाकर उसको जेल में डालने की कोशिश करेगी। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं या डर है,
उसको दूर कैसे किया जाए सर? ये बिलाल साहब बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक स्थिति है। मेरे जमाने की बात और थी जब थाने पर महिला पुलिसकर्मी नहीं रहती थी। अब शायद ही कोई ऐसा थाना प्रदेश से 15,500 में से कोई होगा जहां महिला पुलिसकर्मी ना हो, जहां माइनॉरिटी का कोई कर्मचारी ना हो। बेखौफ बेफिक्र होकर के जाइए, पुलिसकर्मी आपके मित्र हैं, वहां महिला पुलिसकर्मी भी हैं, महिला होमगार्ड भी हैं। और ये भी है कानून में प्राविधान आया है 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने महिला संबंधित यौन अपराधों में कार्रवाई नहीं की तो धारा 166A IPC के अंतर्गत ऐसे नालायक और ऐसे बेशर्म पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और इसमें 6 महीने की सजा और डिसमिसल का प्राविधान है। बिल्कुल, अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ेगा जनता का। और दूसरी तरफ सर अगर बात की जाए जिस तरह से पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है, एक बूथ पर, हर एक बूथ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए, कितनी संख्या में हर एक बूथ पर जो है हमारे सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, चुनाव हमारे सही और सब कुछ जो है सही तरीके से संपन्न हो जाए? सर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कितना पुलिस बल उपलब्ध है। क्योंकि पुलिस बल पर्याप्त में है इसलिए एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और इनके काउंटरपार्ट जोनल पुलिस ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग अफसर है, जो पीठासीन अधिकारी है, उसके लिए बैलेट बॉक्सेस की सुरक्षा के लिए, बैलेट बॉक्सेस ले आने और ले जाने के लिए, इसके अलावा एक रिजर्व, सेक्टर रिजर्व और जोनल रिजर्व। तो आपने देखा होगा कि कई चरण में पुलिस, अगर आप पोलिंग बूथ से शुरू करें तो एंट्री, एग्जिट, पीठासीन अधिकारी, रिजर्व, फिर आप आइए सेक्टर में जोनल और उनके अपने रिजर्व और इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टी। तो फोर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर वांछित नियंत्रण, रेडियो कम्युनिकेशन और उनके बारे में दिशा निर्देश। किसी प्रकार की अप्रिय घटना सूचना आने पर तत्काल वांछित फोर्स और अधिकारी वहां पहुंचे और समस्या का निराकरण करें। उसको ऐसा नहीं कि अकस्मात अपने आप समस्या का निराकरण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर, आप हमारे जिस तरह से अभी चुनाव जो होने जा रहा है, हमारे जो है मतदाता हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो चुनाव है उसमें किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रशासन भी क्या कुछ कदम उठाए ताकि किसी भी प्रकार की, किसी भी मतदाता को या फिर किसी भी प्रत्याशी को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो? सर मतदाताओं से मेरा आह्वान है कि संविधान ने आपको ये पवित्र उत्तरदायित्व दिया है कि अपने जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करें। शासन, प्रशासन, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, उन पर विश्वास करें, अपने मताधिकार का निर्भीक हो करके मताधिकार करें। समस्या आने पर विभिन्न हेल्पलाइंस हैं, तमाम पुलिसकर्मी, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, वो केवल आपकी सहायता, सुरक्षा के लिए है। पुलिस अधिकारियों, प्रशासन से मेरा आह्वान है कि मन, कर्म, वचन से ऐसा कोई संदेश न दें कि आपका झुकाव किसी राजनीतिक दल की या किसी प्रत्याशी के लिए है। ये आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के तो विपरीत होगा ही और आपके लिए भी औचित्यपूर्ण नहीं है। आपका काम केवल निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराना है। किसी को हराना या जिताना, किसी राजनीतिक दल का साथ देना, यह आपका काम नहीं है। अपना होमवर्क अच्छी तरह से करें, अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें और जनता के निर्भीक स्वतंत्र मताधिकार में सहयोग करें और इस पवित्र महायज्ञ में अपनी सहभागिता पूरी तौर पर सुनिश्चित करें। बिल्कुल, और अगर वाकई में इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव जो है वो जरूर होगा, किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अब वाकई में जो पंचायत चुनाव को लेकर व्यवस्था की जो बात कही जा रही है वो कितनी कारगर साबित होगी, जो हमारे अधिकारी हैं वो किस तरह से कदम उठाएंगे ताकि चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराया जाए, चुनाव को सही तरीके से, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो धरातल पर उतारें ताकि किसी भी प्रकार की मतदाताओं को या फिर प्रत्याशियों को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।